पीएम का तोहफा हजारों करोड़ की सौगात, पूछा पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या। हल्द्वानी में सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले अंत्योदय योजना का सपना हो रहा है साकार, विपक्ष पर सीएम धामी ने कसे तंज। उत्तराखंड के 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी तैयार, रुड़की के भगवानपुर में हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश प्रभारी बोले बीएसपी लहराएगी परचम। हाईकोर्ट में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की अर्जी, चुनाव आयोग से 1 हफ्ते का जवाब तलब, बीजेपी बोली कोर्ट के फैसले का इंतजार। किसान नेता राकेश टिकैत का काशीपुर दौरा, किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा, ट्रांसपोर्ट और सब्सिडी और हिल पॉलिसी की मांग की। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से ठंड में इजाफा, भारी ठंड के कारण वापस लौटे मजदूर, बर्फबारी और ठंड से पुनर्निर्माण कार्य हुआ बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। नए साल के आगमन से पहले गुरुवार को पीएम मोदी देवभूमि के लोगों को बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसभा को संबोधित भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। सबै भाई बहन को म्यार नमस्कार। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। वहीं आज नैनीताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कुमाऊं के लोगों के लिए जबरानी बांध, आईएसबीटी रिंग रोड, अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, बागेश्वर रेलवे लाइन समेत तमाम बड़ी परियोजनाओं का पिटारा खोला। उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर भी उनको इलाज अवश्य मिलेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सामान्य जनमानस को लाभ प्राप्त न हुआ हो। सर्वस्पर्शी विकास को लेकर आपकी सोच कितनी व्यापक है। ये नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। विकास की अखंड योजना सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि में उत्तराखंड और नेपाल के बीच सड़क संपर्क में सुधार, 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन, जीवन मिशन के तहत राज्य के 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला, उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर की सौगात, पिथौरागढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। कुल मिलाकर कुमाऊं की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया, तो वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी की इन सौगातों को महज जुमला करार दिया। निश्चित तौर पर ये चुनावी आंकड़े हैं। अगर मोदी जी इतने संवेदनशील होते उत्तराखंड के प्रति तो ये प्रधानमंत्री कल तो बने नहीं। ये तो 2019 में बन गए थे, 2014 में बन गए थे। क्यों नहीं ये 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ रुपया पहले दिए? सरकार उत्तराखंड में थी, डबल इंजन की बात कह गए थे 2019 में। कहाँ गया वो डबल इंजन? 2017 में कह गए थे डबल इंजन, कहाँ गया वो डबल इंजन? देवभूमि में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा और योजनाओं की सौगात विपक्ष के खिलाफ किसी बड़े किलेबंदी से कम नहीं है।
ऐसे में विपक्ष इसकी काट कैसे निकालेगा, बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हीना आसफी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पीएम मोदी को लेकर आज बीजेपी के नेता गदगद नजर आए। प्रदेश की कुमाऊं मंडल की रैली में जन सैलाब उमड़ा, जिसमें कुमाऊं के अलग अलग कल्चर देखने को मिले। साथ ही आम जनता की राय में पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्य बहुत ही सराहनीय रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा, लोगों को 2022 में हो रहे चुनाव में पीएम मोदी को दोबारा प्रचंड बहुमत देने और धामी सरकार बनाने का समर्थन देखने को मिला है। मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधान सेवक आज हमारे बीच है, पहुंचने वाले हैं, तो लगभग 1 लाख लोगों का हम लोगों ने अंदेशा लगाया था, लेकिन स्थिति को देख के लग रहा है कि लगभग 2 लाख लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, जिससे पूरा ग्राउंड पैक हो चुका है, पूरी रोडें फुल हो चुकी हैं और लगभग 17 से 1800 करोड़ की जो योजनाएं आज यहाँ पर जो है घोषणाएं मोदी जी ने कर दी हैं पूरे कुमाऊं के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के मुखिया आज हमारे बीच प्रधान सेवक रहेंगे। देखिए, शुरू से ही अगर बात करें व्यापार के रूप में, तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें कई लगभग 30 से 35% उत्तराखंड के अंदर सब्सिडी, 35% महिलाओं को और 25% सामान्य व्यक्ति को जो है उसमें सब्सिडी दी जाती है। जिससे हमें बहुत उम्मीदें हैं अभी, और बहुत कुछ हमने देख लिया है उनका किया हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो राष्ट्र की एकता और राष्ट्र निर्माण की बातें ज़्यादा करते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका मूल मंत्र है। ये हमें कुछ दिखाई भी दे रहा है इसमें, और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी देश को नई दिशा जरूर देंगे। और आगे भविष्य के लिए भी बहुत उनके जो मिशन 2022 का, उससे भी हमें बहुत कुछ उम्मीदें हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा पर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी पूरन सिंह रावत भी जनता के बीच जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस नेता पूरन सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दानिश अली ने। धर्मपुर विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी पेश कर रहे पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी पूरन सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से, किस तरह की रणनीति रहने वाली है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप? सर्वप्रथम मैं के न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई को बाकायदा हर जनता तक अवगत कराने का काम कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में तैयारी की बात है, तैयारी हर आदमी करता है, लोकतंत्र है। मुझे आज लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल के अंतरकाल में मैं कोई दिन छोड़ता नहीं, हर दिन मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, अपनी माँ बहनों का दुख दर्द और सुख दुख में सम्मिलित होने का काम करता आ रहा हूं। रही बात की समस्याएं इस प्रकार से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मतलब एक नहीं कई हैं, और मैंने समस्या संबंधित विभाग के अधिकारियों से समस्याओं के समाधान के लिए पहल की। लगातार समस्याएं इतनी कोई शाम नहीं है, लेकिन कई जगह हमारी बात पर अमल हुआ है कि जब धरना कार्यक्रम और मैंने बाकायदा तमाम चीजें अंतिम उस पर कहना पड़ा कि यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो मुझे बाध्य होकर के ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तब जाके कहीं इनके सर पर जूं घूमी। रही बात के कुल मिलाकर के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद, मेरे बड़ों का आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे इसलिए मिल रहा है कि मैं रात दिन चाहता हूं कि मैं आपके साथ एक सेवक बनकर काम करता आ रहा हूं, और सेवक बनकर काम करते हुए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने हर एक व्यक्ति, हर अपने बड़े बुजुर्ग से मैं ये समझ के आया हूं कि कुल मिलाकर के मुझे विधायक न समझे, मुझे अपना भाई समझे। मुझे कन्फर्म है संभावित प्रत्याशी के रूप में मैं अपने माँ बहनों के पास, अपने बड़ों के पास, अपने युवा साथियों के साथ मिलकर के समस्याओं का हल करने का काम करता रहा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी और बम्पर वोटों से मैं विजय होऊंगा, क्योंकि मेरे तमाम लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में है। सर, अगर कांग्रेस टिकट आपको देती है तो किस तरह की रणनीति रहने वाली है, क्या मुद्दे रहेंगे खास? देखो, मुख्य मुद्दे तो आप जानते हैं कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा है, तमाम चीजें। बेरोजगारी आप देख लो कि चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। हमारा जो अगर विधायक बनने के बाद बाकायदा विधानसभा में जाकर के मुख्य मुद्दों पर मेरी बाकायदा लगातार ही समस्याओं को उठाने का काम रहेगा कि जो आज समस्याएं अदर में है,
समस्याएं एक नहीं, कई समस्याएं हैं। हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ पूरन सिंह रावत, पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का वो चहुमुखी विकास करेंगे और जो जनता है उनसे कांधे मिलाकर विकास करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे मंगलौर की। मंगलौर के मोहम्मदपुर जट गांव में भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा पंडित दीनदयाल, डॉक्टर श्याम प्रसाद व भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने ओबीसी समाज को मजबूती दी है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग का था और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद हम करते हैं कि जो लोग बरसों से पिछड़े थे, ऐसे लोगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ सोचा। अगला पिछड़ा लंगड़ा पीछे पंक्ति में खड़ा, वो भी आगे आकर खड़ा हो, विकास से जुड़े, पढ़े लिखे। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पिछड़ा आयोग बनाया और पिछड़ा आयोग के तहत सबका सर्वांगीण विकास हो। और मैं कहता हूँ कि इसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने धन्यवाद भी किया और बधाई भी दिया है। और ये वर्ग आने वाले समय में निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अंग होगा और उसको जो विकास के कार्य किए हैं उनसे जुड़ेगा। रावत जी, आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तराखंड में हाशिए पर पहुंच चुकी बसपा अब 2022 के चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। रुड़की के भगवानपुर में बसपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा प्रदेश प्रभारी सहित तमाम पदाधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान भगवानपुर से बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए सुबोध राकेश के समर्थन में भारी संख्या में भीड़ सम्मेलन में पहुंची। साथ ही सम्मेलन में पहुंचे कई लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे ने कहा कि बसपा अपना संगठन मजबूत कर रही है और भगवानपुर में भी बसपा अपना परचम लहराएगी। क्या नाम इनका? सैनी साहब। ये बीजेपी छोड़कर आज आ गए हैं। बहुजन
बहुजन समाज पार्टी का एक इतिहास रहा है और यहाँ पर मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से बहुत सम्मान देने का काम किया है। उत्तराखंड निर्माण के बाद में सबसे पहला जो कार्यवाहक स्पीकर बना था वो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के बेटे को बनाने का काम किया था। 3-3, 4-4 विधायक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के बेटे को दिया है। बहुजन समाज पार्टी विधायक दल का नेता बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को बनाने का काम किया है। सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया है। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में विधायक बने हैं और भाईचारे को बहुजन समाज पार्टी मजबूत कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के दम पर बेहद मजबूत हो रही है, जिसका नतीजा आप भगवानपुर में देख रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कितने पे जो है इलेक्शन लड़ेगी बसपा? बस सभी 70 सीटों पर माननीय बहन जी के निर्देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। हम सब जगह चुनाव लड़ेंगे। जनता, ये जनसमूह, ये जनसैलाब बता रहा है कि अब की बार इस क्षेत्र की जनता यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने इस क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी एक विकास पुरुष थे, उन्होंने इस क्षेत्र को चमन बनाने का काम किया था, लेकिन उनके जाने के बाद इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसी विधायक यहाँ पर बैठी है कि विकास करना नहीं जानती और विकास के माध्यम से पूरा क्षेत्र आज बर्बादी की कगार पर है। ये सर्व समाज यहाँ पर खड़ा है। सर्व समाज के मौजूद लोग आशीर्वाद देने के लिए सुबोध राकेश को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं सभी अपने सम्मानित साथियों का, जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में जनसैलाब के रूप में यहां पर आकर सुबोध राकेश को आशीर्वाद दिया। बहन मायावती जी के इस नीले झंडे के नीचे आकर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का काम किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक कल। धामी कैबिनेट की अहम बैठक कल, देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दोपहर 12 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक कल। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दोपहर 12 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। धामी कैबिनेट की अहम बैठक कल, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कल दोपहर 12 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। – 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हर कोई अपना राजनीतिक
बिसात बिछाने की तैयारी कर रहा है। घोषणाएं और दावों की पोटली बांधकर जनता के बीच फिर से नए सब्ज-बाग दिखाने की तैयारियां हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में कितना बदला है जनता का मिजाज और क्या है जनता के मन में अपने विधायक को लेकर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हर विधानसभा की अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी अलग ही समस्याएं हैं, लेकिन सालों से सत्ता में रहने वाली सरकारों ने क्या वास्तव में उन समस्याओं का समाधान किया है, या यूं कहें कि सिर्फ चुनावों में मुद्दे बनकर उभरी बुनियादी सुविधाओं के नारे मंचों तक ही सीमित रह गए, या वास्तव में जनता ने जिसको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया उसने जनता के हितों के लिए धरातल पर कार्य किए हैं। इसका रियलिटी चेक जब काशीपुर विधानसभा में किया गया तो 20 सालों से भाजपा के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के चुनावी मुद्दे सिर्फ सभाओं तक ही सुनाई दिए, लेकिन काशीपुर की जनता को कभी उन समस्याओं से, कभी जनता को निजात ही नहीं मिली। जलभराव सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज तक कोई समाधान जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। यही वजह है कि बरसात में काशीपुर जलमग्न हो जाता है और जनता त्रस्त, वहीं सड़कें बदहाल हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ता सरकारी अस्पताल आज भी ये समस्याएं जस की तस बनी है। बात करी जाए तो वर्तमान भाजपा विधायक जी की, हरभजन सिंह चीमा जी की, तो उन्होंने केवल जनता को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है। विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की एक लाइन उन्होंने लगा रखी है, चाहे वो आरओबी को लेकर हो जो छतरी चौराहे पे बन रहा है, या फिर रामनगर रोड वाली क्रॉसिंग हो, या फिर यहाँ की सड़कों के खस्ता हाल हो। और रही बात कि कौन हमारे काशीपुर का विकास कर सकता है या किसको काशीपुर चुनने जा रहा है, तो वो ही व्यक्ति होगा जो युवाओं के रोजगार की, बिजली की, पानी की और मूलभूत सुविधाओं की, सड़कों की, नालियों की बात करेगा। कि हमारे यहाँ जो भी विधायक वगैरह बनते हैं उतना ध्यान तो देते नहीं है। हमारी लेडीज के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है इस जगह पर। हमें ये लगता है जैसे हम बाहर निकलते कमेंटबाजी होती है, ये होता है, वो होता है, लड़के देखते हैं हमें। ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए कि जिससे हमें भी सिक्योरिटी मिले। और बाकी देखा जाए तो सड़कों पर आने जाने के लिए रोड इतने जाम लगा रहता है, और जब बारिश वाला सीजन होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात है कि खड्डे बहुत हैं। और जब भी हम आते जाते हैं सड़कों पर कारें वगैरह आती है, पानी ऊपर आता है, ये सड़कें तो बहुत ही गंदी स्थिति में। काशीपुर विधानसभा दरअसल कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से यह भाजपा का ही कब्जा है। कांग्रेस के कार्यकाल में काशीपुर विधानसभा ने औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी एक विशेष पहचान कायम की, लेकिन जन समस्याओं का समाधान अभी नहीं हो पाया। ऐसे में भाजपा के पास तो कोई जवाब नहीं अपने कार्यकाल को लेकर, लेकिन कांग्रेस इस बार जनता के बीच वापस अपनी खोई हुई साख लौटाने के लिए भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा वो एक अपने आप में दुखद स्थिति में चुनाव लड़ा। चीमा साहब का जो चुनाव लड़ने का रहा वो केवल धर्म और जातियों को आपस में बांटना, धन बल की राजनीति करना, गरीब जनता को एक तरीके से गुमराह करके उनको लुभावने वादे करके लुभावने झूठी चीजें कर लोगों को लुभावने का काम किया। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ उसकी मुख्य वजह ध्रुवीकरण रही, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का योगदान रहा हो, तो कहीं ना कहीं जनता ने गुमराह होके वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और कांग्रेस के हारने की मुख्य वजह रही। वादों और दावों की पोटली लेकर एक बार फिर आपके दरवाजे खटखटाने के लिए वो नेता फिर से तैयार हैं, जो पहले भी आपसे कई वादे कर भूल चुके थे। लेकिन चुनावी वर्ष आते ही वही नेता फिर से वोट लेने के लिए चुनावी सभाओं में बड़े बड़े वादे लेकर आपके सामने है। लेकिन सरकार का फैसला करने वाली जनता इस बार फिर से झूठे वादों में ठगी जाएगी, या फिर जागरूक होकर अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर एक योग्य प्रतिनिधित्व के हाथों में कमान सौंपेगी। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बनी रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।